हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे मैं सुनील सभी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मेंस्ट्रुएशन के 3D के बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। देखिए मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं बिलीव मी इस वाले सीरीज से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिले। बेसिक्स से थोड़ा लेवल जितना मैक्सिमम हो सकता है पेपर में जो आता है उससे थोड़ा सा लेवल ज़्यादा करके पढ़ा, सब कुछ चीज़ें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ एक लेवल तक क्वेश्चन पे आप पहुँच जाओ। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं जो पेपर में नहीं आए बट आपके बेस इंपॉर्टेंट है बनाने के लिए। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन क्रिटिकल अगर कर दिए जाए उसके बेस पे कैसे क्वेश्चन आप करोगे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा है प्रीवियस वीडियो। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे 3D के बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे और 3D का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और बेसिक से बिल्कुल सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन का हम 3D में कर रहे हैं काम। कल मैंने आपको बताया था 3D का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब लेंथ विड्थ तो हाइट, जिसमें लेंथ हो विड्थ हो और हाइट। इसका क्या मतलब है? अभी तक आप देखो जब जब किसी भी शेप में किसी आकृति में जब लेंथ और विड्थ होता है तो वो क्या होता है, प्लेन शेप होता है। प्लेन का मतलब समतल शेप। देखो इसमें केवल लंबाई है और चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है। लेकिन मैं अगर इसको अगर 3D में बनाना चाहूँ, 3D का मतलब त्रिविमी बनाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आपको मैं डिफरेंस दिखा रहा हूँ एक्चुअल में दोनों में अंतर क्या है। कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो इसमें अब क्या है, अब देखो इसमें हाइट आ गई। ये लंबाई तो आपकी थी ही, चौड़ाई भी थी इसमें, और इसमें ऊंचाई वाला फैक्टर एक तीसरा आ गया। तो इस तरीके से चीज़ें हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? तो दोनों में अंतर क्या है? समतल आकृति और त्रिविमीय आकृति में अंतर क्या है? त्रिविमीय आकृति ठोस आकृति होती है जिसमें क्या होता है, कुछ हाइट होती है, गहराई होती है। और समतल आकृति में क्या होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, समतल होता है, इसमें कोई हाइट की और गहराई की बात नहीं होती। ठीक है, अब देखो ये 2D की बात अगर मैं करता हूं तो 2D में हम लोगों ने सीखा था क्या, इसमें आयतन एरिया निकलता है। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, हिंदी वाले भी लिखते चलेंगे। और इससे पेरीमीटर निकलता है। इसके बाहर इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये दो तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं 2D में। लेकिन 3D में क्या क्या पूछा जाता है? 3D में आपसे पूछा जाएगा आयतन। आयतन का मतलब वॉल्यूम हो गया। और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। और इस एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब संपूर्ण वक्र पृष्ठ। संपूर्ण वक्र पृष्ठ हो गया। तो ये हम 2D और 3D में ये चीज़ हम लोग को क्वेश्चन को क्या करना होता है, सॉल्व करते वक्त ये सारे क्वेश्चन आपके पैटर्न में बनेंगे। इससे बाहर अलग से क्वेश्चन नहीं होता है। इसका स्कोप कितना है 2D और 3D में? 2D में हमें पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ना होता है, 3D में हमें आयतन पढ़ना होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़ना होता है और टोटल सरफेस एरिया पढ़ना होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? आ गई। और 2D और 3D में अंतर समझ में आ गया है ना? अब देखो अगर एरिया में अगर बात करें, एरिया में और आयतन में क्या अंतर होता है भाई समझ लो, क्योंकि आगे मैं समझाऊंगा क्वेश्चन तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। इसके बेस, इसके अंडरस्टैंडिंग पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं, है ना? अब एसएससी जीडी का पेपर उठा के देख लो, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ है, उससे बेस क्वेश्चन जो बने हैं ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बने हैं। मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लेवल के होते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि जो आप प्रैक्टिकली जो डेली लाइफ में चीज़ें देख रहे हो उसी के बेस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखो, समझो आप मेरी बात को। एरिया का मतलब क्या हो गया? अगर मान लो कोई एक समतल आकृति इस तरीके से है, इसका जब एरिया निकालूंगा तो मैं इस वाले पार्ट का एरिया निकालता हूँ, कितना रीजन है ना? ये अगर एरिया इसका निकालूंगा पाई आर स्क्वायर से, इसका वृत्त है, इसके मतलब मैं ये वाला पार्ट का रीजन निकाल रहा हूँ, कितने रीजन में फैला हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम का मतलब अगर इस तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई एक ऐसे बॉक्स है, ये बॉक्स में अगर देख रहे हो कि ये त्रिविमी है, मतलब एक खोखला एक डिब्बे की तरह है, बेलन की आकृति का है। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम का मतलब हो गया इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, इसकी क्षमता कितनी है ना? इसकी क्षमता कितनी है, इसके अंदर कितना हवा भरा जा सकता है, इसके अंदर कितना सामान रखा जा सकता है, इसके अंदर कितना चावल आएगा, चावल आने का मतलब या पानी भरा जाने का मतलब, या फिर इसके अंदर कितना गैस आएगा, वो सारी चीज़ों का मतलब होता है वॉल्यूम की बात कर रहा है। वॉल्यूम का मतलब आयतन की बात कर रहा है, ये मतलब आयतन होता है ना? आयतन हो गया। मतलब हम एक तरह से आयतन फाइंड आउट करेंगे, आयतन निकालेंगे। और क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया कि मैंने आपको बता दिया किस रीजन की बात करता है ये समझ में आई? ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछता है कि इसकी क्षमता बताइए, क्षमता का मतलब, या फिर इसकी धारिता बताइए, तो आपको धारिता कहने का मतलब वो आपसे वॉल्यूम निकलवाना चाहता है, आपसे आयतन निकलवाना चाह रहा है। ये क्वेश्चन में आप समझ लें। ठीक है,
अब देखते हैं हम 3D के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 3D के बेसिक पहले समझेंगे। 3D के बेसिक से पहले करेंगे हम जो जो चीज़ें आती हैं पहले उससे बात कर लेते हैं। त्रिविमीय आकृति में क्या क्या चीज़ें आती हैं पहले वो देखो। त्रिविमीय आकृति में जो चीज़ें आती हैं पहले वो देखते हैं। पहला आता है घन, उसके बाद आता है घनाभ, घनाभ, उसके बाद आता है क्या, बेलन, बेलन, उसके बाद आता है शंकु, उसके बाद आपका आएगा गोला, गोला के साथ आप पढ़ोगे अर्धगोला, है ना, अर्धगोला। उसके बाद एक शंकु वाला पार्ट आता है, शंकु का छिन्नक वाला पार्ट आएगा, छिन्नक वाला, ठीक है। तो वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो अगर टाइम बचेगा तो उसको भी हम कवर करेंगे। ये मेजर मेजर चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, ठीक है। घन घनाभ सारी चीज़ों में ठीक है। तो घन घनाभ वाली चीज़ों में अगर हम से स्टार्टिंग करते हैं, अब बेसिक फिगर के साथ मतलब आकृति बनाते हुए सारी चीज़ों को हम पूरा फॉर्मूला किस तरह से जनरेट हो सारी चीज़ों में बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको घनाभ की बात करता हूँ, तो घनाभ का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, घन को मतलब क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो क्यूब हो गया, क्यूब बना किस चीज़ से, अगर मैं बोलूँ अगर एक वर्ग मैं ले लेता हूँ, इस तरीके से वर्ग होता है, अगर ये वर्ग है, मान लो ये वर्ग है, मान लो इसकी प्रत्येक भुजा ए है ना, प्रत्येक भुजा ए है। अगर मैं वर्ग के ऊपर वर्ग रखता चला जाऊंगा, ढेर सारे रख के गत्ते बना दूं, इस पर गत्ते अगर बनाने का मतलब होगा इसमें कुछ हाइट आ जाएगी, उसकी ऊंचाई आ जाएगी, जब ऊंचाई आ जाएगी कुछ इस तरीके से चीज़ हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये क्या हो गया, ये हो गया घन। घन में क्या होता है, प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो या फिर ऊंचाई हो। अगर लंबाई की बात करोगे तो ये वैल्यू ए हो जाएगी, चौड़ाई की बात करोगे तो ये वैल्यू ए हो जाएगी, ऊंचाई की बात करोगे तो ये वैल्यू ए हो जाएगी। आप सिंपली समझ लो कि सारे लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई जो सब कुछ होता है ये ए होता है ना, सब कुछ ए होगा इसमें। तो अब इसमें इतनी बात समझ में आपको आ गई। इसमें जो जो भी पार्ट रहेगा, चाहे आप इसके अलग अलग पार्ट अगर आप देखोगे ना, इसमें अगर अलग अलग पार्ट की अगर मैं बात करूँ, चाहे तो आप ये ऊपर का पोर्शन देख लो, ये ऊपर का पोर्शन देख लो, या फिर ये नीचे वाला पोर्शन देख लो, है ना, चाहे ये साइड का पोर्शन देख लो, ऐसा है। सारे पार्ट को अगर मैं खोल दूं इस तरीके से, आपको खुला हुआ नजर आ रहा है, अगर मैं सबको खोल दूं ना, जितने भी आपको ये पार्ट दिख रहे हैं, फेस दिख रहे हैं, इसका चेहरा दिख रहा है, जितने मतलब इसके साइड साइड के फेस है ना, अलग अलग कर दिया जाए तो ये सब के सब क्या होंगे, वर्ग होंगे। ये भी सब के सब क्या होंगे, वर्ग होंगे, सब वर्ग होंगे, वर्ग, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, सब का सब वर्ग होगा, ये भी वर्ग, है ना, ये सब के सब वर्ग होंगे। वर्ग होने का मतलब क्या हो गया, इससे हम क्वेश्चन के फॉर्मूले आसानी से बना पाएंगे, है ना। अब देखो कैसे बन रहा है, अगर हम इसमें अगर हम आपसे कहूँ मैं कि इसके आयतन की बताओ, और आयतन कैसे निकालते हो, तो आयतन के लिए एक फॉर्मूला याद रखना मेरे भाई। अगर आयतन निकालना होता है तो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, एच का मतलब ऊंचाई हो गया। तो आधार के क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई से गुणा करोगे, मुझे आप सब लोग बताओ, मैं इतनी सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसमें आधार क्या दिख रहा है आप बोलोगे, सर आधार इसमें एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। ये दो ही बीमा है। अगर ये नीचे वाला पार्ट अगर आप देखो इस चीज़ को, अगर नीचे वाला पार्ट को अगर आप देखोगे ना, तो ये नीचे वाले पार्ट में क्या है, दो ही चीज़ आपको दिख रही है, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई तो है नहीं। नीचे वाला पार्ट कुछ इस तरीके से है, ये दूर से देखने में ऐसा लग रहा है, एक्चुअल में ये वर्ग है, ये एक्चुअल में ये वर्ग है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये वर्ग है, ये वर्ग है होने का मतलब ये पार्ट नीचे, सबसे नीचे का जो बॉटम का पार्ट है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये वर्ग है। वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, ए होती हैं, सब कुछ ए होता है ना, सब कुछ ए होता। आयतन निकालने का मतलब हो गया आधार जिसपे वो टिका हुआ, जिसपे वो रुका हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकाल के क्यों ऊंचाई से गुना कर दो। ये तो बताया ऊंचाई से क्यों गुना करते हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक के ऊपर एक कई जब वर्ग रखोगे तो मोटा गत्ता बन जाता है, हाइट आ जाती है, तो वो क्या बन जाता है, घन बन जाता है। तो अगर यहाँ पे अगर आधार का क्षेत्रफल निकालोगे, बोलोगे सर वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, तीनों के बराबर हमने ए माना है, ऊंचाई क्या लिखोगे, ए लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से एक फार्मूला याद कर लो, सारे के सारे जितने भी 3D के फॉर्मूले हैं सब आपको रटवा दूंगा बिना कोई एफर्ट के, ठीक है। इस समझ में, अब इसके आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसमें अगर मैं बोलूँ आपसे, अगर मैं बोल रहा हूँ कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल,
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? अगर मैं बोलूँ आपसे, अगर इस तरीके से मान लो कि ये मैंने आकृति बना दी आपको, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, मान लो कोई आकृति है, ये क्या है आपका क्यूब है, क्योंकि हम क्यूब पे ही बात कर रहे हैं, क्यूब मतलब घन है। अगर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला जाए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का मतलब ये वाला जो इसमें देखिए, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि चारों तरफ का पार्ट, चारों तरफ का मतलब ऊपर का ये हिस्सा जो आपको ऊपर का ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, प्लस ये बॉटम में जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट को छोड़ दो आप, ऊपर नीचे का हिस्सा छोड़ दो, चारों तरफ जितना रीजन है कि जितना वो रीजन कवर किया है वो क्या है? वक्र पृष्ठ। मतलब ये सामने वाला, ये बगल वाला, ये बगल वाला, इसके पीछे वाला, तो चार ही तो रीजन है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब निकालोगे मेरे भाई, इसका क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर इस वाले का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा, इस सामने वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बोलोगे ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वर्ग है। ये बगल वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बोलोगे ए स्क्वायर क्योंकि ये वर्ग है। और ये पीछे वाले का क्षेत्रफल, ठीक है, पीछे वाले सामने का हो गया, ये सबसे बॉटम इसके पीछे ये वाला, इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि वक्र पृष्ठ में क्या है? चार फलक हैं, चार फलक है, चारों को अगर आप वर्ग करके जोड़ोगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ोगे, सब वर्ग है तो उनका क्षेत्रफल जोड़ोगे, तो क्षेत्रफल जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना? तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम टोटल वक्र पृष्ठ जोड़े, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए क्या हो जाएगा? जो आपने वक्र पृष्ठ निकाला है उसके क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या कर दोगे? टॉप, ये टॉप हो जाएगा ऊपर वाला, ये बॉटम हो जाएगा नीचे वाला। टॉप प्लस बॉटम का क्षेत्रफल जोड़ते हो, टॉप, है ना? टॉप प्लस बॉटम क्या है? टॉप वाला क्या पार्ट है? टॉप का भी क्या है? ये भी तो वर्ग है, नीचे वाला भी वर्ग है, दोनों का भी क्षेत्रफल वर्ग वर्ग है। तो इसका क्षेत्रफल जब लिखोगे इसका हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसका हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में अगर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़ोगे तो 6a स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होता है? इसका 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। इतनी इजीली हम लोगों ने कर लिया। आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ चुकी है ना? ये समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें हम लोगों ने घन तो पढ़ लिया, अब घनाभ पे आते हैं। घनाभ आकृति क्या होती है? घन घनाभ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर ऐसी आकृति में बना दूँ, ये क्या है आपका? आयत है। अब आयत इसका क्या होता है? बेस होता है। आयत के ऊपर अगर आप आयत रखते चले जाओगे तो ये कुछ इस तरीके से आकृति बनेगी, ये कुछ इस तरीके से आकृति बनेगी। अगर आपने इस तरीके से आकृति बना दी, तरीके से अगर आकृति बना दी तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका घनाभ हो जाएगा। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर तीनों नहीं रहते हैं। हो सकता है लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाए तो ऊंचाई बराबर नहीं रहेगी, या फिर ऊंचाई बराबर है तो लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं हो सकता है, या फिर हो सकता है तीनों ना बराबर हो, तब इसको, इस आकृति को बोलते हैं क्या? घनाभ बोलते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। इसकी लंबाई को हम क्या ले लेते हैं? एल ले लेते हैं, चौड़ाई को हम हमेशा एज यूजुअल बी लेते हैं, ऊंचाई को एच ले लेते हैं, ठीक है। कि मेरी बात ध्यान समझना। हाँ, इसमें अगर समझो, अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूँ, आयतन निकालना चाहूँ, तो इसका आयतन क्या निकालोगे आप? आयतन कैसे निकलता है? मैंने आपको बोला आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल करोगे, आधार का क्षेत्रफल गुना क्या होता है? ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई से गुणा करोगे, ऊंचाई का मतलब h है ना? तो आधार क्या है मुझे बताओ? आधार क्या है? ये आपका आयतन वाला हिसाब किताब है ना? तो आपको आयतन का क्षेत्रफल पता है, L गुणा बी होता है, L गुणा बी ही तो होता है क्षेत्रफल इसका। नीचे वाले का क्षेत्रफल निकालो, ये जो बॉटम में आपको दिख रहा है इसका अगर क्षेत्रफल निकाल लो आप, ये नीचे वाले पार्ट का इसका क्षेत्रफल निकाल के ऊंचाई से गुणा कर दो, है ना? ऊंचाई से गुणा करने का मतलब क्या होगा? इसका क्षेत्रफल कितना है? L इंटू बी है, और ऊंचाई का मतलब h से गुणा कर दो, तो इसीलिए इसका जो आयतन होता है LBH होता है ना? इसका आयतन क्या होता है? LBH होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो कुछ और भी चीज़ इसमें देखते हैं, ठीक। ये पार्ट हो गया पहले आयतन का। अब इसमें वक्र पृष्ठ, कुछ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम CS से लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया, शॉर्टकट में। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? CS से लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको लिख रहा हूँ CS से लिख रहा हूँ, या फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको आप कर लो एक बार शॉर्टकट में लिख लो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको लिख लिया। अगर ये फाइंड आउट करना है मेरे भाई, अगर ये निकालना है तो क्या करोगे? पहले आपको मैंने बताया था, इससे चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालोगे। वक्र पृष्ठ का मतलब चारों वाले पार्ट का ऊपर टॉप बॉटम छोड़ दोगे। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ, अगर ये टॉप का ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन टॉप वाला
और ये बॉटम का पोर्शन आपका मान लो ये है, ठीक है, ये है बॉटम वाला। ये दोनों फलक को हटा दिया, टॉप और बॉटम वाले को हटा दोगे तो बचेगा 4 क्षेत्रफल, 4 पृष्ठ बचेगा। तो 4 पृष्ठ में देखो ये L है तो ये ऊपर वाला भी L रहेगा। अगर ये ऊंचाई h है तो सामने भी ऊंचाई h होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये भी h हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ों के एनालिसिस करेंगे। ये b है तो ये ऊपर वाला b हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। आप निकाल लो सामने वाले पृष्ठ का क्या है, L इंटू बी हो जाएगा। इस वाले का क्षेत्रफल निकालोगे LH हो जाएगा, LH हो जाएगा। इसके पीछे भी LH है। इस सामने वाले का क्षेत्रफल निकालोगे L इंटू एच करोगे, इस तरीके से है, सब अलग अलग डायमेंशन हो जाएगा। L हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ठीक है। इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे L इंटू एच हो जाएगा, है ना, L इंटू एच होगा तो ये LH हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, इसके पीछे भी LH है तो 2LH हो जाएगा, और प्लस ये बगल में क्या है BH है। इस वाले का क्षेत्रफल जब निकालोगे, ये वाला जो पोर्शन है, इसका पोर्शन अगर आप देखोगे, ये वाला पोर्शन क्या है, नीचे वाला क्या है B है, और ये बगल वाला H है तो H कर लोगे। आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे B इंटू एच हो जाएगा। B इंटू एच होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर इन दोनों को जोड़ो, देखो इस साइड में भी एक BH वाला पार्ट आ रहा है, इस साइड में BH वाला पार्ट आ रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे 2 टाइम्स BH हो जाएगा, है ना। अगल बगल का आगे पीछे का जोड़ दिया, 4 पृष्ठ हो गए। आपको पता लग गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, चारों तरफ का क्षेत्रफल हो गया। आपकी एनालिसिस अगर आपको इजीली आप कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन आप कभी फंसोगे नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स L। इसका अगर 2 कॉमन ले ले क्या हो जाएगा, दोनों में H कॉमन है तो क्या हो जाएगा L प्लस क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और इसी तरीके से अगर संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकालें, टोटल सरफेस एरिया अगर निकाल दूं मैं, अगर TS से निकाल दो, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा, CS से होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्लस क्या होता है टॉप प्लस बॉटम का क्षेत्रफल होता है। यही लिखते हो आप। ये अगर आप सॉल्व करोगे ना यार, तो ये 2 टाइम्स LB प्लस 2 टाइम्स BH प्लस 2 टाइम्स HL आएगा, है ना। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया TS से टोटल सरफेस एरिया। तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, ये घनाभ का हो गया। इसमें 3 चीज़ पूछी जाती है, एक आयतन पूछा जाता है, एक वक्र पृष्ठ पूछा जाएगा, और एक पूछा जाएगा क्या, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। इस तरीके से चीज़ अगर एनालिसिस करके करोगे तो आपको चीज़ें भूलने वाली नहीं है। ये बात पकड़ लिया आप लोगों ने। अब इसमें देखते हैं, बेलन की बात कर लेते हैं। पहले हम सारे फॉर्मूले कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। अगर बेलन की बात करता हूँ तो भाई देखो, बेलन किससे बना, बेलन का जो आधार होता है ये वृत्त होता है। पहले मुझे बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करो, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, ये वृत्त है, वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालते हैं πr² होता है। अगर इसका सेंटर से यहाँ तक की दूरी r अगर हो तो ये πr² इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसी का बेस बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेलन के ऊपर आएंगे। इसी से बेलन बना है, इसका आधार बेलन का क्या है, ये क्या है, बेलन बनेगा कैसे है, आधार है ये, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर एक इस तरीके से सेंटर बॉटम में मैंने एक वृत्त रख दिया, और वृत्त के ऊपर एक ढेर सारे वृत्त रखोगे तो कुछ इसमें हाइट आ जाएगी, तो ये ऊपर h हाइट उठ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका क्या बन गया, बेलन बन गया। अब ध्यान से समझना, बेलन को अगर आपने एनालिसिस करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको। अगर ये चीज़ देखो, अगर आप अगर यहाँ पे देखो, ये क्योंकि नीचे वृत्त है तो यहाँ पे इसके यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी। आपसे मैंने बोला था यहाँ सेंटर से लेके दूरी ये त्रिज्या होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर वैल्यू देखो, ये हाइट होती है, ये हाइट होती है। आपको इतनी चीज़ तो समझ में आ गई कि हाइट का मतलब ऊंचाई हो गया। अगर इसमें मैं आपको बताऊं, इसका अगर एक पीस छोटा सा टुकड़ा काटोगे ना तो ये क्या आएगी, वृत्त आएगा। छल्ला अगर काट के निकाला जाए इसका तो एक वृत्त आएगा। मतलब किसी भी पोर्शन में कटिंग करोगे तो एक छल्ला की तरह वृत्त मिलेगा। अगर हम इसमें बात करें, अगर हम आयतन निकालना चाहें, सब लोग इसकी आयतन निकालने की जैसे बहुत देखना कोशिश करना, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करो। अगर इसका आयतन में निकालना चाहो, आपको बताया था आधार का क्षेत्रफल, जो फॉर्मूला बताया उसी पे करना, बिल्कुल भूलोगे नहीं कभी। तो इसका आधार का क्षेत्रफल लिखो, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या करते हैं, ऊंचाई करते हैं, ऊंचाई करते हो आप, है ना, ऊंचाई करते हैं। तो मुझे बताओ आधार का क्षेत्रफल क्या है। आप इसका ये बॉटम पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये है ना, ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे ना भाई, ये आपको दिखाई पड़ेगा। ये क्या है, ये क्या है, ये है नीचे क्या है, बॉटम में ये एक सर्कल है, वृत्त है, इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है। नीचे अगर आप किसी एक बेलनाकार चीजों को देखोगे, अगर आप इस तरीके से देखोगे, इस तरीके से अगर देखोगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका एक नीचे आपको दिखाई पड़ेगा इस तरीके से
वृत्त नुमा चीज दिखाई पड़ेगा। अब बताओ इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है, आधार का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ऊंचाई का मतलब h होता है, तो s से गुणा कर दो। s से गुणा करने का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो इसका आयतन कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। याद रहेगा ये बात, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं इसका। अगर मैं कह रहा हूँ कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना हो इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है। ये इसकी ऊंचाई थी और ये आर था, ये सेंटर तरीके से ये आर हो गया। अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, ये चारों तरफ ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो घुमावदार पार्ट है, ये जो घुमावदार पार्ट है, ये टॉप का ये जो पोर्शन है इसको, और प्लस बॉटम का जो ये पोर्शन दिख रहा है, डिब्बे नुमा ढक्कन की तरह दिख रहा है, इन दोनों को छोड़ दो। इन दोनों को छोड़ दोगे तो चारों तरफ का जो घुमाव वाला पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ कैसे निकालते हैं। आधार का क्या कर लो, ये अगर मैं बोलूँ इसका जो ये वाला पार्ट है, तो थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसका अगर मैं पेरीमीटर निकाल लूँ, इसका परिमाप निकाल लूँ, इसका अगर परिमाप निकाल लूँ, परिमाप का मतलब चारों तरफ की लंबाई अगर निकाल लूँ और उसी को ऊपर उठा दूँ, आप एक रिंग ले लो, छल्ला ले लो, उसी को चारों तरफ से उठा के खींच दो, रबड़ का हो इसे उठा के खींच दो ऊपर की तरफ, तो क्या बन जाएगा। ये ऑब्वियस सी बात है, जान लो कि अगर इसको आप इस तरीके से अगर स्ट्रेच कर रहे हो, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ऐसा रूप लेगा, ये बेलन की तरह निकल के आएगा। लेकिन हम इसके अंदर के पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बाहर की बात कर रहे हैं। बाहर वाले पार्ट को अगर ऊपर हम उठा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसी तरीके की आकृति बनेगी। तो क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल निकालोगे आप, आधार का परिमाप गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। ऊंचाई सब में ऑलमोस्ट है ही है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। अगर इसमें देखता आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है, और ऊंचाई का मतलब h होता है, तो h हो गया 2 पाई आर एच, क्या हो गया, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब अगर आपने आधार पहचान लिया, घन घनाम में भी अगर यही करते तो आपको चीजें समझ में आ जाती। घनाम में भी, घन घनाम में भी यही चीजें किया था। अगर मैं इसमें आधार का क्षेत्रफल निकालता हूँ, सॉरी आधार का परिमाप निकालूं चारों तरफ का, उसी को h हाइट तक उठा देता हूँ, तो ये बाहर बाहर का ये आकृति बना देगा, ये दीवार बन जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आएगी, ये 2 पाई आर एच होगा। अगर मैं इसमें अगर मैं इससे बोल दूं, अगर इससे बोलूं संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। तो ये सी एस से हम लोगों ने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकाला है, 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच निकाल दिया है। ये एल प्लस बी क्या हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक वृत्त है, वृत्त का क्या है, वृत्त की अगर बात करोगे, हमें इसके परत की लंबाई, रीजन के बारे में बात करना है, अंदर इसके क्या है उससे नहीं बात करना है, ये बाहर का इसका जो परत, ये वाला पूरा परत कितना है वो बताना है, तो इसलिए क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये सारा पार्ट हमें कवर करना पड़ेगा इसमें। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कर दोगे आप, ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन क्या हो जाएगा, एच प्लस क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर क्या हो जाएगा, का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके, नहीं, अब आते हैं क्या, शंकु पे। देखो शंकु बेलन में क्या मजेदार चीज क्या है, अगर इस तरीके से मैं अगर बेलन बना दिया मैंने, अगर मैं इस तरीके से बेलन बना दिया, अगर मैं कह रहा हूं बेलन में शंकु में रिलेशन क्या, पहले वो चीज समझा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे इसका सेंटर है, मान लो अगर इस सेंटर को यहां से यहां तक अगर मिला देता हूं, एक क्या बन गया, शंकु बन गया, शंकु बन गया ना। ये शंकु कुछ इस तरीके से बन के आपको दिखाई पड़ रहा है, ये तो कुछ इस तरीके से बना। अभी इस पे बहुत सारी बात करेंगे क्या क्या चीजें, ये आपको दिख रहा है ना, ये चीज दिखा।
अब एक चीज़ ये जानो कि अगर एक बेलन दिया है तो एक बेलन से एक ही साइज की, एक ही माप की, एक ही धारिता की 3 बराबर शंकु काटे जा सकते हैं। अगर काट के मैं निकालो तो एक शंकु यहाँ से निकलता है, एक शंकु यहाँ से निकलेगा, एक शंकु ये साइड से निकलेगा। मतलब ये वाला पार्ट है 1/3 रहेगा, ये वाला जो पार्ट है 1/3 रहेगा, ये वाला जो पार्ट है वो भी 1/3 रहेगा। अगर इसका आयतन मैं निकाल लूँ तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, जो पूरे बेलन का आयतन था उसी के बेलन के आयतन का 1/3 होगा, क्योंकि इससे 3 बराबर भाग काटे गए हैं। है ना, मेरी बात समझ पे आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ 5, एक समझो मेरी बात को इस तरीके से, अगर मैं कह रहा हूँ इस तरीके से एक अगर मान लो इस तरीके से बेलन है, एक मिनट, ये इस तरीके से मान लो बेलन, समझना मेरी बात ना, ये इस तरीके से बेलन है। इसके अंदर कह रहा हूँ कि मान लो कि मैंने कहा 90 लीटर पानी है, 90 लीटर पानी है ना। अगर मैंने कह दिया कि इसमें से मैंने तीन बराबर भाग में अगर इसको बांटना है, 3 बराबर भागों में बांटने का मतलब कह दिया कि इसमें भी पानी, तीनों में बराबर बराबर पानी आएगा। तो ये मतलब क्या हो गया, जो वैल्यू थी उसका 1/3 करोगे, 3 से भाग कर दोगे तो इसमें बराबर, इसको जब 3 से भाग कर दूंगा अगर मैं, तो क्या हो जाएगा, 30 लीटर आएगा। 30 लीटर आने का मतलब 30 लीटर पानी इसमें आ जाएगा, 30 लीटर पानी इसमें, 30 लीटर तक पानी इसमें। मतलब जो भी इसका आयतन था उसको 3 बराबर भागों में हम लोगों ने क्या किया, बांट दिया। तो यही काम हम लोगों ने यहाँ पे करेंगे इस चीज़ को करने के लिए। अगर मैं इसको करता हूँ ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो आप, अगर इसका आयतन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा उसका 1/3 कर देंगे। तो बेलन का आयतन क्या था, πr² था, πr² h था, तो इसको 1/3 करने के बाद 3 से भाग कर दोगे। इसी तरीके से करते हो, ये क्या हो गया, इसका आयतन हो गया, इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। इस तरीके से चीज़ों आप याद रखोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी। एनालिसिस करके करोगे चीज़ों को तो ठीक, ये बात समझ में आ गई, है ना। आयतन समझ में आ गया। अब इससे कुछ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बातें करते हैं जो आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से मान लो कोई शंकु है, मान लो इस शंकु इस तरीके से, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, यहाँ से तक रेडियस है, ये ऊंचाई है। अब इस चीज ध्यान से देखना, इसमें जो चीजें हैं मैं आपको वो बताता हूँ। ये यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये क्या बनेगा, अब अगर बारीकी से इसको देखोगे तो ये क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज का मतलब 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r थी तो r लिखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, h थी तो h लिख लो, ऊंचाई थी। यही तो बात है, इस वाले पोर्शन को काट के जब यहाँ निकालोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब एक चीज मेरे भाई बताओ, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, को बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, जिसको L से दिखाते हैं, है ना। अगर मैं तिरछी ऊंचाई L की बात करूं, कैसे निकालोगे, तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोगों ने कल जिससे बात करी थी, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग का योगफल होता है, यही होता है। ये मान लो अगर L है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अगर पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाया जाए, पाइथागोरस अगर प्रमेय लगा दूं मैं, अगर पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाऊं तो क्या बनेगा, इसमें आधार का क्षेत्रफल, आधार का ऊंचाई वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण का वर्ग। ये होगा, ये चीज होगा। तो इसमें आधार क्या है, r है तो r का स्क्वायर करो, ऊंचाई क्या है h है तो h का स्क्वायर करो, और विकर्ण क्या है l है तो l का स्क्वायर करो। अगर हमें l चाहिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लो, स्क्वायर रूट लो लोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, r² प्लस h² बराबर क्या हो जाएगा, l। ये होता है तिरछी ऊंचाई की वैल्यू होती है। तो ये l के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट r² प्लस h²। ये कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से आया। इसको इस तरीके से आप याद रखोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ के रखना, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय पे कल मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन कल के वीडियो में भी कराए हैं। अगर आपको और भी इसमें कॉन्सेप्ट चाहिए तो मैंने और भी प्रीवियस वीडियोस बनाए, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से एक क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से आपको पेपर में आने की काफ़ी संभावना है, क्वेश्चन अच्छे बनते हैं इसमें, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको।
ठीक है, इसी समझ लिया। अब इसमें क्या चीज़ और पढ़ सकते हैं इसमें, और देखो अगर इसके मैं, हाँ, अगर मैं इससे बोलता हूँ कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ अगर पूछा वक्र पृष्ठ, इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है ना। ये जो चारों तरफ ये वाला पोर्शन है, अगर मैं इसको बोलूँ, ये पूरा जो चारों तरफ का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो केवल अगर टोपी आप ले लो ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला पूरा, इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, इसका जो पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, नीचे वाले को छोड़ दो, ये जो नीचे वृत्त बन रहा है इसको छोड़ दो, ये नहीं लेना है। इसका जो अगर इस चीज़ को छोड़ दिया जाए तो चारों तरफ जितना वो एरिया कवर कर रहा है, रीजन कवर कर रहा है, वो होता है पाई आर एल। ठीक है, और संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण वक्र पृष्ठ की अगर मैं बात करता हूं, संपूर्ण वक्र पृष्ठ तो होता है कर्व सरफेस एरिया। ये इसका क्षेत्रफल, ये चारों तरफ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, मैंने पहले बता दिया आपको, पाई आर एल कर दिया। और नीचे केवल एक वृत्त दिखाई पड़ रहा है, ये वृत्त, इस वृत्त का अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे भाई, इसको इस बार लेना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल जब निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, अंडर इसमें एल प्लस आर बचेगा। यही फार्मूला आप किताबों में पढ़ते और रटते हुए आए हो, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये आती है चीज़ें। ये बात समझ में आ गई। तो शंकु में जो जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट मैं आपको करा दे रहा हूँ, इतनी समझ में आई। क्वेश्चन इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, अगर आपको जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ, अगर इतनी चीज़ें आप क्लैरिटी के साथ देख ले रहे हो, क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाए। चीज़ हो गया, ठीक है, शंकु समझ में आ गया, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन बनते कैसे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक टेंट बना दिया गया है, उसके चारों तरफ से अगर मैं उसमें कैनवस लगाना चाहता हूँ, कपड़ा लगा के टेंट बनाना चाहता हूँ, उसकी ऊंचाई दे दिया जाएगा, उसकी त्रिज्या दे दी जाएगी, इतना ही लंबा, इतने ही त्रिज्या का हमें तंबू बनाना है। तो आप बताओ मुझे कि तंबू बनाने में कितना कपड़ा कैनवस लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोला। गोला का मतलब क्या हो गया, स्पीयर, है ना, स्पीयर हो गया। देखो स्पीयर का क्या मतलब, स्पीयर का बेस क्या है मैं बता दूं आपको। स्पीयर एक वृत्त से बना है। अगर इस वृत्त को मेरे भाई, अगर देखो इस वृत्त को अगर मैं यहां से एक ऐसा लगा दूं, जैसे आप देखो जिसके ये इस वाले मान लो, एक मान लो चूड़ी रही होगी, इसकी चारों तरफ अगर ये मान लो घूम पाता है, अगर यहाँ से ये घूम पाएगा तो मुझे बताओ आप, अगर ये घूम पाएगा तो ये मुझे समझ बताओ आप, जब घूमेगा तो कुछ इस तरीके से आकृति बनाएगा, इस तरीके से आकृति बनेगा चारों तरफ। आप फील करना, अगर एक चूड़ी को लेकर चारों तरफ अगर घुमाओगे इस तरीके से, तो हवा में जो आकृति उभार वाली आकृति बनेगी, ऐसे बनेगी, वो क्या हो जाएगा, वो आप इमेजिनेशन करो, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। आप जब चारों तरफ घूमेगा, एक चूड़ी ले लो, चूड़ी को एक रस्सी में बांध के उसको जब चारों तरफ घुमाओगे, जो हवा में जो उसका ये पूरा पार्ट वो कवर करता है ऐसे, वो क्या हो जाता है, वो गोला बनता है, वो आकृति गोला बन जाती है। तो गोला का डिफिनेशन ही वही है, तो ये गोला आप इस तरीके से बनाओगे, गोला लग रहा हो, शायद लग रहा होगा। तो इसकी त्रिज्या अगर मान लो, गोले की त्रिज्या मान लो आर है, तो इसमें क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, इसका जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। याद रख लेना 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं, पहले इतना समझ लिया, इसका जो वक्र पृष्ठ होता है, इसमें संपूर्ण वक्र पृष्ठ नहीं होगा, क्योंकि गोले में आप ऊपर नीचे तो कुछ करोगे नहीं, हर जगह से कर्व ही है, वक्र के नुमा है। इसका वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। इसमें दो ही चीज पूछी जाती है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन के बेस पे क्वेश्चन। अभी बहुत सारी चीजें और देखेंगे इसमें कॉन्सेप्चुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसमें अगर एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वाले गोले को तो आपने देख लिया, अगर इस गोले को आयतन और वक्र पृष्ठ देख लिया, अगर मैं कह रहा हूं कि इसमें, अगर इस गोले को, जो आपको मैंने यहाँ पे गोला बना के दिखाया, ये कुछ इस तरीके से गोला बना था, अगर इस गोले को मैं अगर कट कर देता, यहां से काट देता हूं, तो आप बोलोगे क्या क्या आकृति बनेगी, तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी भाई, आकृति इस तरीके से बनेगी। ये आपका क्या हो गया, कटोरी की तरह आकृति बन गई। गोले को जब काटोगे, किसी एक बॉल को काटना, तो कुछ इसी तरीके की आकृति आएगी। इसमें जो जो चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होती है, आर होती है। तो इसमें चीज ध्यान रखना, अगर इसका आयतन पूछा जाए,
तो पूरा आयतन कितना था, अगर इसका पूरा आयतन क्या था, पूरे गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब। आधा गोला तो उसका आधा करोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, है ना। ये समझ में आ गया। और इसका अगर मैं वक्रपृष्ठ की बात करता हूँ, वक्रपृष्ठ, अगर इसके वक्रपृष्ठ की बात करोगे, इसमें दो चीज़ों को ध्यान देना, इसमें गलती क्या होती है। एक पार्ट ये भी है, एक पार्ट ये भी है, ढक्कन की तरह तो है। तो अगर आप गोले को अगर आप आधा कर रहे हो ना, अगर आप गोले को अगर आधा कर रहे हो तो ये इस वाले का, इस वाले चारों तरफ का ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका तो वक्रपृष्ठ हो जाएगा 2πr²। 4πr² तो पूरे का था, तो 2πr², ये चारों तरफ का बाहर बाहर का हो गया। लेकिन इसमें अंदर एक पार्ट ये भी बना है जो ये वृत्त की तरह है, जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वृत्त की तरह है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है कि नहीं होता है। इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया TS से लिख लो, टोटल वक्रपृष्ठ, TS से मतलब संपूर्ण वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो संपूर्ण वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल लिखोगे क्या हो जाएगा 2πr² प्लस हो जाएगा πr²। अगर आपसे संपूर्ण वक्रपृष्ठ नहीं कह रहा है, तो अगर वक्रपृष्ठ कह रहा है, केवल वक्रपृष्ठ कह रहा है, पृष्ठ कह रहा है, इसका क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्या करोगे 2πr², है ना। दोनों चीजें आपको मैंने बता दी। अगर संपूर्ण वक्रपृष्ठ पूछेगा तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल में प्लस ऊपर का जो एक ढक्कन दिख रहा है वृत्तानुमाकार, वो वाले का क्षेत्रफल इन दोनों में अगर ऐड कर दोगे तो संपूर्ण वक्रपृष्ठ मिलेगा। और ये बाहर वाले का पूरे का होता है 4πr², अगर उसका हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये 2πr²। बात समझ में आई? समझ में? ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए, अब क्वेश्चन करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करोगे आप। इतनी बात समझ में आ गई है ना। तो कुछ और एक दो बात पकड़ लेते हैं इस चीज़ों। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन जो बनते हैं पेपर में क्या होता है, अगर मैं कह रहा हूं आयतन वाले क्वेश्चन में क्या चीज़ आती है, आयतन। देखो एक चीज़ समझना मेरी बात को, अगर क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा आता है, आएगा क्वेश्चन, अगर मैं कह रहा हूं कि एक गोला इस तरीके से था, ध्यान से समझना, मैं केवल कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा। अगर एक गोला है, इस गोले को मैं पिघला देता हूं, ये लोहे का गोला है, मेटल है, लोहे का गोला है, इसके अंदर पूरा ठोस गोला है। अगर मैं इस गोले को पिघला दूं, इस गोले को पिघला के मैं एक इसको बना देता हूं इस तरीके से, बेलन बना देता हूं, बेलन बन गया। एक चीज याद रख लेना, कभी भी दो चीजों को पिघलाया जाए या फिर आकृति को पिघलाया जाए तो इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है, इसका जो आयतन होगा, आयतन इसका जो होगा और इसका जो आयतन होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो मेटल गोले का है उसी को तो पिघला के आपने बेलन बनाया है, मतलब दोनों का आयतन बराबर होगा। ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन पेपर में आता है। बेसिक क्वेश्चन आयतन और वक्रपृष्ठ निकालना तो हम सीखेंगे, ये भी क्वेश्चन बनता है पेपर में। कुछ और इसमें देखो, ये बात समझ में आ गई। एक चीज और देखो, अगर मैं कह रहा हूं एक मान लो इस तरीके से कोई आइटम था, कोई मान लो इस तरीके से, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई इस तरीके से कोई बेलन है मान लो, या फिर कोई सिस्टम है, मैंने आपको बताया था, अगर मान लो कोई इस तरीके से आपको एक बेलन दे दिया गया, कि त्रिज्या आपको दे दी जाएगी, उसकी ऊंचाई दे दी जाएगी, आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि इसके अंदर कितना पानी आएगा, कितनी पानी आएगी, कितनी धारिता है इसकी, धारिता बोल दे या फिर क्षमता बोल दे, है ना, क्षमता बोल दे या फिर कैपेसिटी बोल दे, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, इसका वॉल्यूम ज्ञात करोगे। वॉल्यूम का मतलब आयतन। ये किसी भी आकृति के लिए सत्य है। मैंने बेलन का एग्जांपल लिया है, अब ये हो सकता है घनाभ के रूप में हो, घन के रूप में हो सकता है अर्धगोले के रूप में हो, तो आप सब में क्या करोगे, सबका आयतन निकाल लोगे, उसकी वही उसकी क्षमता हो जाएगी। अंदर कितना पानी आएगा इसके आयतन के बराबर। बात समझ में आया? एक चीज समझ में आया आप? एक बात और समझना मेरी बात, जो कि पेपर में पूछा जा रहा है। अगर मान लो कुछ इस तरीके से, इसके अंदर पानी मान लो इससे भरा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना। अगर पानी इसके अंदर भरा हुआ है इस तरीके से,
अगर मैंने आपसे बोला कि भाई इसके अंदर मैं एक इस तरीके से कंकड़ डाल रहा हूं, एक मान लो ये इस इस तरीके से कंकड़ डाल रहा हूं, इसको मैं डाल रहा हूं, इसको मैं डालूंगा। एक चीज याद रखना, ऑब्वियस सी बात है, पानी के अंदर जब कंकड़ डालते हो, आपने कहानी सुनी होगी कौवे वाली, जो कंकड़ डालता है पानी का लेवल उड़ जाता है और वो पानी पी के उड़ जाता है ना। अगर पानी का लेवल उठने की बात की जाएगी तो पानी कितना उठेगा, जितना जितना इस कंकड़ का आयतन रहेगा। तो इस कंकड़ का जो आयतन रहेगा, है ना, आयतन जो रहेगा, इस कंकड़ का जो आयतन रहेगा और जो पानी का लेवल उठा हुआ है ना, जो पानी का लेवल उठा हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक पानी का लेवल उठा है, एच हाइट तक, ऊंचाई तो बढ़ेगी। तो इस वाले रीजन का आयतन जो होगा, इस वाले रीजन का जो आयतन होगा, इसका आयतन, मान लो इसको आयतन 1 कर दिया, इसको आयतन 2 कह दिया, इन दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। ये बात याद रखना। कंकड़ डालो, पानी डालो, पेपर में क्वेश्चन एक आया था, एक कंकड़ डाला गया है, उसका आयतन दे दिया गया और 20 कंकड़ डाले गए हैं, तो बताओ कितना हाइट उठा है। तो पहले 20 कंकड़ का एक का आयतन पता है, तो 20 कंकड़ का आयतन निकाल के गुणा कर दोगे तो हमें पूरा आयतन पता लग गया। और जो हाइट उठी है, जिस आकृति में उठी है, उस आकृति के जितने हाइट में वो पानी उठा है, उसका आयतन निकाल के दोनों आयतन बराबर कर दोगे, पानी का लेवल कितना उठा है आपको पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है, पेपर एग्जाम में आता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये था कॉन्सेप्ट वीडियो, मैंने आपको इस वाले में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में सीधे पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये इससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का एक बिल्डअप मैंने बना दिया कि जिससे आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आएगा, एक तो कंडीशन ये होगा कि आप सोचने की कंडीशन में आ गए हो कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा सोच पाओगे, पेपर किस लेवल से उठा के कहाँ तक क्वेश्चन में बनाया गया है, तो कंडीशन समझ पाओगे। अगर आपने मेंसुरेशन के पेपर में बता दो, मेंसुरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझते कैसे हैं। अगर आपने चीज़ें समझ ली, उसका बेस समझ लिया, तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा दे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन अगर केवल फॉर्मूले रट के करोगे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर किया जाएगा, तो मेंसुरेशन क्वेश्चन के फॉर्मूले फिक्स नहीं होते हैं, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कराने की कोशिश करी है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी और आज की वीडियो को इतना ही करते हैं। और इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर ऑफ दिस चैनल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।